देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के सबसे विश्वसनीय कोरोना समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सबसे पहले हम आपको देश के अलग अलग प्रदेशों और देश के बड़े शहरों में कोरोना वायरस से संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। पहले बात करते हैं देश की, जहां अभी तक 35,070 मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 1,159 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में 3,515 मरीज हैं कोरोना के। 59 की मौत हुई है कोरोना की वजह से। महाराष्ट्र में 10,498 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित, 459 की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर 2,211 मरीज हैं, 40 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। मध्य प्रदेश में 2,625 मरीज हैं, 137 की मौत कोरोना से हुई है। राजस्थान में 2,642 मरीज हैं और 61 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। बिहार में 450 मरीज हैं, 2 की मौत कोरोना की वजह से। और गुजरात में 4,395 मरीज, जिनमें से 214 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। तमिलनाडु में 2,323 मरीज जो कोरोना से संक्रमित हैं, 27 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। और आइए अब आपको कुछ बड़े शहरों में क्या है कोरोना का अपडेट वो भी बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की, जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। 7,061 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित, 290 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। महाराष्ट्र का एक और बड़ा शहर पुणे, 1,750 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित, 97 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 508 मरीज हैं, 15 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इंदौर में 1,513 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं और 72 की मौत हुई है कोरोना संक्रमण से। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में 907 मरीज हैं, 32 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 210 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं और 1 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। आगरा में 496 मरीज हैं और 15 की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 141 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं। कानपुर में 210 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं और 4 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यूपी के बरेली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। 100 सेकंड के इस वीडियो को देखकर आपके भी आंसू निकल जाएंगे। देखो, अब आके इनके लिए पैक कर लो और मुझे खुशी कह के आवाज़ दे लो, जल्दी आ जाओ। उठ के आ जाओ। ये लोग सब ना तुम्हें फालतू में कहीं रख देंगे, ये पागल हैं सबके सब। हाँ, इन लोगों ने इतने दिन दूर रखा मुझसे। मेरे दिल से पूछो मैं तुमसे कैसे रही हूँ, एक एक पल, एक एक मिनट कैसे दूर रही हूँ, कैसे मैंने बर्दाश्त करा है। ये कोरोना काल का सबसे दर्दनाक वीडियो है। ये पत्नी जानती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं। और ये लोग कहना कि तुम्हें कोरोना हुआ है, पागल है सबके सब। तुम्हें हुआ होता तो मुझे भी होता, क्योंकि मैं बीबी हूँ। उस दिन अपने लोग बातें कर रहे थे, पास बैठ के बातें कर रहे थे, है ना। महिला यहीं पर नहीं रुकती, वो गाना भी गाती है, तो उसके गाने में पति के खोने की कसक भी दिखती है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें, नजरे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरे हम क्या देखें। जैसे ही पत्नी गाना खत्म करती है, फिर ये भी बताती है कि कैसे उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। उन्होंने अस्पताल में मिले थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इन्होंने मेरी जान बचाई थी। तभी इन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई पहली बार में, पहली नजर में। इन्होंने मेरी आंखों में पता नहीं क्या देखा। अरे पगली हो, तो इन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई। इन्होंने अपने पापा को भेजा मेरे घर पे। अरे क्या पागल हो गई बहनी। और आइए अब आपको कानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वाले लोगों को योगी की पुलिस ने दमदार सबक सिखाया है। योगी की पुलिस ने कानपुर के कलंक को मिटाने का फैसला कर लिया है। यह वीडियो कानपुर के बजरिया इलाके से आया है, जहां 2 दिन पहले पुलिस और मेडिकल टीम पर इन्हीं लोगों ने हमला किया था। अब बारी पुलिस की थी, लिहाजा एक को पकड़ा गया और ऑन द स्पॉट इलाज भी शुरू किया गया। पिछले कुछ दिनों से कानपुर लगातार सुर्खियों में था। यहाँ के कई इलाकों में कोरोना योद्धाओं पर हमले की खबरें लगातार आ रही थी। बजरिया थाना क्षेत्र का मुन्नापुरवा हॉटस्पॉट है।
सीसामाऊ सीओ बजरिया के जोगियाना मोहल्ले में यहाँ 21 कोरोना पॉजिटिव आया था। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार दोपहर को उनके परिवार के 9 लोगों को क्वारंटीन कराने के लिए लेने गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम के निकलते ही भीड़ ने मेडिकल टीम और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने मेडिकल टीम को वहां से किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया। इसके बाद भीड़ ने थानेदार और फोर्स पर पथराव शुरू कर दिया। इलाके के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए थे। मेडिकल टीम पर जानवरों को भी छोड़ दिया गया था, लेकिन इसके बाद पुलिस लगातार इन लोगों की पहचान कर रही थी और अब इन पर शिकंजा कस दिया गया। क्वारंटाइन करने के लिए ट्रेसिंग के आधार पर जिन व्यक्तियों को लेने आई थी, जब लेकर चली गई उस समय पुलिस के कुछ होमगार्ड और पुलिस के कुछ जवान वहाँ थे। फिर कुछ उपद्रवियों की वहाँ भीड़ आई और उन्होंने जो है उन लोगों पर कुछ पथराव किया है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इस पर कड़ाई से संज्ञान लिया गया है। इस घटना में शामिल 10 लोगों की तुरंत पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई है। जाहिर है यूपी के सीएम आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कानपुर पुलिस अब एक्शन में आ गई है। पत्थरबाजों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है। शासन और प्रशासन का मकसद एक ही है कि लोगों को समझाया जाए कि कोरोना से निपटने के लिए कोरोना योद्धाओं का साथ देना जरूरी है। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल पूरे देश के जहन में है। इसी पर मंथन के लिए आज प्रधानमंत्री ने करीब 3.5 घंटे बैठक की। क्या संकेत हैं, देखते हैं 100 सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई बैठक और गृह मंत्रालय के संकेतों को समझें तो 3 मई के बाद ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में अच्छी खासी ढील तय मानी जा रही है। लेकिन जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं वहां लॉकडाउन जारी रह सकता है। पीएम के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी, कैबिनेट सचिव और पीएम के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। बैठक में एविएशन सेक्टर को लेकर खास तौर से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज उनके निवास 7AL के मार्ग पर लगभग 3.5 घंटे की मैराथन बैठक चली। बैठक में एविएशन सेक्टर को कैसे निजात और राहत दिया जा सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा हुई और ये भी चर्चा हुआ कि कैसे इस सेक्टर को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन के बाद खोला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में 3 मई के बाद सरकार की रणनीति और 4 मई से दी जाने वाली छूट पर भी चर्चा की गई। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में गृह मंत्रालय नई गाइडलाइन भी जारी कर सकता है, जिसमें अलग अलग जोन में दी जाने वाली छूट का ब्यौरा होगा। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को खत्म हो रहा है और देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 35,000 को पार कर गया है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती संक्रमण को रोकना है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि देश को अनंत काल तक लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता, लिहाजा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। बीते बुधवार को केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और छात्रों को उनके घर लौटने की मंजूरी दी थी। इसके बाद अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से इनकी घर वापसी के इंतजाम भी शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले संबोधन में जान के साथ जहान की भी बात की थी। उनका इशारा धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की ओर था और अब इसी पर आखिरी फैसले की घड़ी आ चुकी है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो रेलवे बोर्ड से संपर्क कर लोगों को लाने के लिए योजनाएं बनाएं। इससे पहले तेलंगाना से मजदूरों को लेकर आज पहली स्पेशल ट्रेन झारखंड के लिए रवाना हुई। 3 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए लोगों की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाजत के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुट गई हैं। तेलंगाना में फंसे हुए झारखंड के मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो आज रात तक झारखंड पहुंच जाएगी। पूरे मामले को सार्वजनिक पहले इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो इलाके में एक अपना तफरी का माहौल हो जाता और हर कोई रेलवे स्टेशन पहुंचने की कोशिश किया जाता। इसलिए कोशिश ये की गई कि जो लोग भी सेंट्रल होम में मौजूद हैं उन लोगों को जो है स्टेशन पहुंचाया जाए और फिर उनको वहां से ट्रेन में बिठा के गंतव्य तक छोड़ा जाए। कई राज्य सरकारों ने केंद्र से मांग की है कि उनके मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। लेकिन इसी बीच तेलंगाना से झारखंड के लिए चली इस ट्रेन में मजदूरों को लाया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 5 बजे तेलंगाना के लिंगमपल्ली से ट्रेन चली, जो आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 24 कोच हैं। तेलंगाना के लिंगमापट्टी से आज पहली जो है ट्रेन वो चलाई गई है रांची के हटिया के लिए। स्पेशल ट्रेन पर रेल मंत्रालय का कहना है कि झारखंड सरकार की अपील पर इसे चलाया गया है, जिसमें सभी तरह के नियमों का पालन किया जाता है। यह सिर्फ इकलौती ट्रेन थी जिसे चलाया गया है। आगे अगर कोई ट्रेन चलती है तो राज्य सरकार और रेल मंत्रालय के निर्देश के बाद ही चलेगी।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। सीएम ने रेल मंत्री से कहा है कि राज्यों को विशेष ट्रेन की जरूरत होगी ताकि दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी मजदूरों को वापस लाया जा सके। उधर बिहार में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर सीएम नीतीश कुमार दबाव में हैं। आज उन्होंने सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ बैठक की है। प्रवासी मजदूरों की वापसी के मसले पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी मौजूद थे। बैठक में कोरोना संक्रमण और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मसले पर चर्चा हुई। छात्रों को या फिर जो कामगार हैं जो दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाना है। तरीका क्या होगा उस पर राजनीति भी चल रही है। राजद उपवास धरने पर बैठा है। तेजस्वी यादव 2000 बसें देने को तैयार हैं। पप्पू यादव 30 बसें कोटा पहुंचा चुके हैं। उधर झारखंड के मजदूरों के लिए तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन चलने के बाद बिहार के विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर हमला तेज कर दिया है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, झारखंड के मजदूर तेलंगाना से विशेष ट्रेन से झारखंड लाए जा रहे हैं। क्या आप बीजेपी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे या बिहार हित में अपनी अंतरात्मा, ताकत और अनुभव का भी कुछ फायदा उठाएंगे? आप तो रेल मंत्री भी रहे हैं। केंद्र और राज्य में आपकी दमदार सरकारें हैं। बताइए, जब झारखंड को ट्रेन मिल सकती है तो डबल इंजन बिहार सरकार को क्यों नहीं? क्या इसी विकास की खोज में जनादेश का अपमान किया गया था? उधर बिहार में प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए आरजेडी नेता आज एक दिन के लिए उपवास पर भी बैठे। जेडीयू ने इस धरने को घड़ियाली आंसू बताया है। 25 लाख से ज्यादा और प्रवासी गरीब मजदूर छात्र बाहर फंसे हुए हैं। उनको अविलंब बिहार सरकार घर वापस लाने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। आपको बता देंगे, बिहार के लाखों मजदूर लॉकडाउन के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और बिहार सरकार के लिए इनकी वापसी बड़ी चुनौती है। मरकज के मुखिया मौलाना साद को अब अपना मुंह खोलना पड़ा है। क्राइम ब्रांच के चौथे नोटिस के जवाब में मौलाना से दिल्ली पुलिस को काफी अहम जानकारियां मिली हैं। प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दबाव के बाद अब तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को झुकना पड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को कई सवालों के जवाब दिए हैं। आपको बता दें कि मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने अब तक 4 नोटिस दिए हैं। क्राइम ब्रांच के सवालों पर मौलाना साद का जवाब। मौलाना साद ने क्राइम ब्रांच को कई दस्तावेज भी दिए। मरकज के खातों की जानकारी भी क्राइम ब्रांच को दी। खातों के लेन देन को लेकर सवालों में था मौलाना। मरकज के लिए विदेश से फंडिंग का आरोप। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 4 नोटिस दिए थे। 3 नोटिस के जवाब मौलाना पहले ही दे चुका है। इसके अलावा तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को किसी सरकारी लैब से अपना कोरोना टेस्ट कराना होगा। प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने भी मौलाना साद पर अपनी तफ्तीश की स्पीड तेज कर दी है। जाहिर है अब जल्द ही मौलाना साद को अपनी गुफा से बाहर निकलना होगा और दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के हर एक सवाल का जवाब देना होगा। उधर प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के बेटों के खिलाफ अपनी तफ्तीश तेज कर दी है। मरकज और तबलीगी जमात की फंडिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय को मौलाना साद और उसके 3 बेटों और भांजे के खिलाफ अहम सुराग मिलने की बात सामने आ रही है और अब ईडी तैयारी कर रही है कि जल्द ही मौलाना साद के तीनों बेटों और भांजे से पूछताछ की जाए। मौलाना के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेज के मांगा था कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई है उसको पेश किया जाए। अब मौलाना साद के वकीलों का कहना है कि जो नोटिस क्राइम ब्रांच की तरफ से आया था उसका जवाब क्राइम ब्रांच को भेज दिया गया है और साथ ही जो रिपोर्ट मौलाना साद की कोरोना की आई थी जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट भेज दी गई है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने सरकारी रिपोर्ट मांगी है क्योंकि मौलाना का जो टेस्ट था वो प्राइवेट लैब से किया गया था। मौलाना के वकीलों का कहना है कि जो सरकारी टेस्ट है वो अभी मौलाना का नहीं हुआ, वो होना अभी बाकी है। हैदराबाद में एआईएमआईएम के एक कॉर्पोरेटर ने बीच सड़क पर खूब गुंडई की। ओवैसी की पार्टी का कॉर्पोरेटर मुर्तजा खान पुलिस वालों को ही धमकाता नजर आया। लाख डालना, परमिशन बताना, लाख करके जाना। तुम बोले फालतू बात नहीं, बैठने को इधर डाला सर, फालतू बात नहीं। कानून नेताजी के हाथ में है और कानून के रखवाले मुंह देख रहे हैं। अरे कैसा निकालते हो तुम? करेंगे नहीं निकालना, तुम्हें परमिशन बता के जाना। लाख डाल दो मैं मस्जिद को। हैदराबाद के बीच सड़क पर गुंडई कर रहे ये जनाब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर मुर्तजा खान अली है। अपने गुंडों के साथ पहुंचे खान साहब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले को पूरी हिदायत दे रहे हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं।
बताया जाता है कि शहर के मद्दापेट इलाके में कुछ लोग एक मस्जिद में जमा हुए थे। इसकी जानकारी मिलने पर 2 पुलिस वाले मौके पर पहुंचे, लेकिन तभी AIMIM के कॉर्पोरेटर अपने गुर्गों के साथ आ धमके और अपना ही कानून चलाने लगे। लाख डालना, परमिशन बताना, लाख तक के जाना। तुम बोले फालतू बात नहीं, नहीं बैठने को इधर डाला सर, फालतू बात नहीं। पूरा इधर दबा दे के बोले ना, मैं बोल रहा अरे कैसा निकालते तुम करी क्या नहीं निकालना, तुम्हें परमिशन बता के जाना। लाख डालता हूँ मैं मस्जिद को, लाख डालने क्या चाहेगा तुम? जाके मंदिर हो बना लोगो भाई से, तुम नहीं थे, तुम बेकार बात न करना, तुम नहीं थे। बुलाओ साहब को, बुलाओ, लाख डाला दो भाई, परमिशन बताना। तुम नाम बताओ ब्याज का, कहीं को निकाल रहे वो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लगाओ साहब, आप हाथ नको लगाओ। विवाद बढ़ने पर कॉर्पोरेटर मुर्तजा अली बैकफुट पर आ गए हैं। सफाई देने लगे कि पुलिस वाले मस्जिद में ताला लगाने आए थे और वो तो सिर्फ उनसे उस आदेश की कॉपी मांग रहे थे जिसके आधार पर वो धर्मस्थल को बंद करना चाहते थे। लेकिन तस्वीरें खुद ब खुद मुर्तजा अली के झूठ को बयां कर रही हैं। जम्मू कश्मीर ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। एक ऐसा यूनिक सिस्टम बनाया गया है जिससे प्रदेश में अब कोई कोरोना की जानकारी नहीं छिपा पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकायदा जो ऑफिसर है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, वो हर घर में जाके सर्वे करने का काम कर रहा है और यहाँ लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार ये ऐप कैसे काम करती है और आपको अपनी डिटेल देनी है। इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सर्वे शुरू किया जाएगा। सर्वे के तहत जिले में सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्वे टीम के स्मार्टफोन में केंद्र सरकार के आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करवाया जा रहा है, जिसका मकसद अपने बूथ के दायरे में आने वाले घर में हर लोगों की जानकारी दर्ज कराना है, जिसमें शख्स के विदेश दौरे या कोरोना हॉटस्पॉट के इलाकों के दौरे की जानकारी देनी होगी। इसमें जैसे हम इसको करेंगे, ऑन करेंगे, इसमें एंट्री आ जाएंगे सारी, और जैसे मैं न्यू हाउस होल्ड की एंट्री करूंगा क्लिक, तो ये विद ट्रैकिंग लोकेशन ट्रैक हो जाएगी। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सारा इस घर का आ गया। अच्छा, ये एक ऐसा करने के लिए कि हर हमने विजिट किया भी है इस घर में या नहीं किया है। ये मतलब एक किस्म का डिपार्टमेंट ने बड़ी अच्छी ऐप बनाई है। इसके अलावा कोरोना के संभावित लक्षणों और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी सर्वे टीम को बतानी होंगी, जिसके आधार पर सभी लोगों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस सर्वे में प्रशासन ने 5000 लोगों की टीम बनाई है। प्रदेश में अब तक 614 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 8 लोग दम तोड़ चुके हैं। ये एक मिसाल जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी जा रही है कि घर घर सर्वे करके लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो जानने की कोशिश की जाए, और साथ में अगर कोई लोग यानी कि कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है तो तुरंत जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इत्तला की जाए। महामारी के इस भीषण दौर में पूरे देश में डॉक्टरों मेडिकल स्टाफ ने मिसाल कायम की है। देखिए कैसी लेडी डॉक्टर के जज्बे की कहानी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी सैल्यूट किया है। इस लेडी डॉक्टर ने सेवा की जो मिसाल कायम की है वो अद्भुत है, तभी तो इनका अपनी सोसाइटी में वेलकम भी उतना ही अनोखा है। लगातार 20 दिनों तक ड्यूटी, वो भी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के मरीजों के लिए। ऐसा जज्बा विरले ही लोगों में होता है, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी भी इनके काम के मुरीद हो गए। वीडियो को ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, ऐसी तस्वीरों को देख दिल की गहराइयों तक खुशी मिलती है, और वाकई यही भारत का जज्बा है। नन्ही सी हंसी भोली ऐसी ही तस्वीरें मुश्किल वक्त में भी हौसले को बनाए रखती हैं।
कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश एकजुट है। कई धार्मिक सामाजिक संगठन गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग आसान नहीं है। इस जंग को जीतने के लिए कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग कर रही हैं। दिल्ली के भलसवा में श्री शिव सेवक महाशक्ति ग्रुप ने लॉकडाउन में फंसे गरीब परिवारों की मदद का बीड़ा उठाया है। अचानक लॉकडाउन के ऐलान के बाद जो जहां था वो वहीं फंस गया, जिसके चलते सबसे ज्यादा मुसीबत उन मजदूरों के सामने खड़ी हो गई थी जो रोज कमाते और खाते थे। गरीब परिवारों की परेशानी को देखते हुए इस संगठन ने गरीब परिवारों में भोजन और राशन सामग्री बांटने का फैसला किया। 29 मार्च से भोजन वितरण का काम शुरू हुआ, जिसके तहत अब तक 1600 परिवारों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। भलसवा में यहाँ पर गरीब परिवारों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। पिछले 29 मार्च से यहाँ पर लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया। यहाँ पर डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान दिया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दिया जा रहा है और सबको बारी बारी से खाना परोसा जा रहा है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन इस मुश्किल में जितनी भी व्यवस्थाएं की जाएं, वो नाकाफी लगती हैं। इसीलिए सामाजिक संगठन भी समाज की सेवा में बढ़ चढ़ कर जुटे हैं। आपने इंतजाम किया है, किस तरह से कर रहे हैं और बड़े लंबे वक्त से आप कर रहे हैं? मैडम, पहले करीब 26 मार्च को हम लोगों ने घरों में जाकर भी लोगों के खाना राशन दिया। 29 मार्च से लगातार यहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं और यहाँ पे हजारों परिवार के लोगों को खाना दिया जाता है। सुबह 6 बजे से ही भोजन बांटने का काम भलसवा के इस कैंप में शुरू हो जाता है। भोजन वितरण के समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाता है और शिव सेवक महाशक्ति ग्रुप का वादा है कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, गरीब परिवारों के लिए यहां भोजन की व्यवस्था की जाती रहेगी। जयपुर का रामगंज इलाका कोरोना का बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। रामगंज के 1 किलोमीटर के दायरे में भी 750 से ज्यादा मरीज मिले हैं। पहली बार किसी टीवी चैनल की टीम जयपुर के रामगंज के अंदर से आपके लिए रिपोर्ट लेकर आई है। जयपुर के रामगंज इलाके में कोरोना के 750 से ज्यादा केस सामने आने के बाद प्रशासन सख्ते में है। आनन फानन में पूरे इलाके को सील कर दिया गया। एक साथ इतने मरीजों के सामने आने का साफ मतलब है कि यहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। जयपुर का रामगंज इलाके में मौजूद हूँ। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उसी रामगंज के उसी मोहल्ले में, उसी इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा मरीज आए हैं। बता दें अब तक 700 से ज़्यादा मरीज इसी इलाके में आए हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये फूटा खुर्रो का रास्ता है और इसके ठीक सामने इस साइड महरों का रास्ता है। महरों के रास्ते में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है और यहाँ पर पूरे रामगंज इलाके को सील कर दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरह से सील किया गया है। मैं उसी रामगंज इलाके में मौजूद हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा संक्रमण है और जिसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग लगा के तारबंदी कर दी गई है और बैरिकेटिंग के उस पार भी पुलिस वाले मुस्तैद हैं और वो 24 घंटे और 7 दिन तैनात रहते हैं। एक महिला जवान भी आप देख सकते हैं किस तरह से इस विपरीत हालातों में यहाँ पर तैनात है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे मोहल्ले के अंदर कई स्थितियों में जवान यहाँ पर तैनात है। किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पे पैक कर दिया गया है। पुलिस के जवान ही खाना से लेकर सब कुछ पहुँचा रहे हैं और ये वॉरियर्स हैं पुलिस के, ये पूरी तरह से यहाँ पे तैनात है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं अपने सहयोग कहूँगा कि एक बार फिर ये तस्वीरें दिखाए किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है और यहाँ पर तैनात हैं हर कोई जवान इस कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आप भी कोरोना के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहें। महामारी के मुश्किल वक्त ने इंसानों के साथ बेजुबानों को भी बहुत परेशान कर रखा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो संकट की इस घड़ी में बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रख रहे हैं। ये कहानी है कैसे ही शख्स की। लॉकडाउन में एक तरफ लोग घरों में कैद हैं, लेकिन उसी आदमी के सहारे आमतौर पर पेट भरने वाले जानवर भी खाने की तलाश में जुटे हैं। विंध्याचल धाम के त्रिकोण पथ पर पहाड़ों पर रहने वाले बेजुबान जानवर गर्मी और भूख से बेहाल हैं। ऐसे में इन बेजुबानों के लिए मिर्जापुर के एक साधु योगानंद जी मसीहा बनकर सामने आए। इन्होंने लॉकडाउन तक जानवरों से दोस्ती निभाने और उनकी भूख मिटाने का प्रण लिया है। लॉकडाउन होने की वजह से आज यहाँ कोई आने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग एकदम भूख प्यास से बेचैन हैं और इनको देने वाला कोई नहीं है। जब हम लोगों ने देखा कि यह लोग गोबर मिट्टी खा रहे हैं, तब से हम लोगों ने इनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इस साधु दोस्त की एक आवाज पर क्या बंदर, क्या गाय, क्या कुत्ता, सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं।
फिर सभी जानवरों को खीरा, केला, चना और बिस्किट बारी बारी अपने हाथों से खिलाते हैं योगानंद महाराज। जब से लॉकडाउन हुआ तब से एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार हो गया है और ये लोग एकदम मित्रतापूर्ण तरीके से ही आते हैं, भोजन करते हैं और अपना आनंद करते हैं। असल में लॉकडाउन के दौरान विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं का आना बंद है, जिसकी वजह से इन जानवरों को दाना पानी मिलना बंद हो चुका है। पहले कोई ना कोई भक्त उन्हें खाना दे देता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहाड़ और मंदिर के इर्द गिर्द रहने वाले बंदर, लंगूर, गाय भूखे पहाड़ों पर घूमने को मजबूर हैं। इन जानवरों की मदद के लिए कुछ युवाओं की मदद से साधु योगानंद ने इनको खाना खिलाने की रोज की दिनचर्या अपनाई है। यही नहीं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान होंगे कि साधु के हाथ से खाने का सामान लेकर ये सभी बेजुबान अपनी भूख मिटाते हुए एक तरफ हो जाते हैं। दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्सों में सब्जी वालों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब सब्जी को लेकर भी दहशत बढ़ गई है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मीरा आपको बता रही हैं कि सब्जियों को बाजार से लाने के बाद कैसे इस्तेमाल करें। सब्जी को बाजार से लाने के बाद खाने का सही तरीका क्या है, धुलने का सही तरीका क्या है, और ये तरीके कई लोग आपको कई तरह की बातें बता रहे होंगे, लेकिन सही तरीका TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है वहां पर मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मीरा हैं जो हमें पूरा लाइव डेमो करके बताएंगी। कि कोई बोलता है कि ये हैंड वॉश से धो लिया जाए, सर्फ से धो लिया जाए, कुछ लोग तो उसको सैनिटाइजर में भी डुबा देते हैं। तो ये सब्जियों को धोने का तरीका ऐसा होना चाहिए हमारा कि संक्रमण जाए, उसके जो वाइटल विटामिन्स हैं, उसके जो अपने तत्व है वो उसमें ना मर जाएं। सबसे अच्छा तरीका है साफ पानी में धोना। अगर पानी गर्म हो तो उसमें आप 5-6 घंटे सब्जियों को डाल के रख दीजिए, नमक भी डाल दें। अगर हम 5-6 घंटे नहीं रख सकते, नहीं रखना चाहते, इसको तुरंत बनाने की आवश्यकता है, तो इसमें इस पानी में नमक डाल दें। ठीक है। और इसको इसी तरह जो उस गर्म पानी आपने लिया जिसमें सब्जियों को भिगोया, उसमें 1 चम्मच आप नमक डाल। हाँ। एक बार सब्जियां नमक वाले पानी में हमने धुल ली, उसके बाद उन सब्जियों को निकाल के एक टॉवल पे रखना है। अभी प्लेट में दोबारा रखेंगे और उसके बाद फिर इस पानी को चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद फिर नॉर्मल पानी लेंगे। एक सिंबॉलिक तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हमने इस पानी को फेंक दिया। तो सब्जियों को सर्फ से नहीं धुलना है, साबुन से नहीं धुलना है, सैनिटाइजर से, हैंड वॉश से नहीं धुलना है। धुलना है तो आपको नींबू, गर्म पानी, हल्दी, फिटकरी, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके आप अपनी सब्जियों को धुल सकते हैं। देश के कोरोना बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए भौकाल टाइट है अभिषेक उपाध्याय के साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।